Hello students, welcome to my YouTube channel Mystery of Pi with Irfan Khan. In this segment of video, today we discuss the three headings. First, mechanism of breathing, in which we deal inspiration, expiration. Second, exchange of gases in lungs. Third, transportation of gases in blood. So start the first heading, mechanism of breathing. Three things play very important role in the breathing. First, diaphragm. Second, intercostal muscles. Third, abdominal muscles. So let's check what is a diaphragm. Inside our chest cavity, a dome-shaped cartilaginous structure is found called the diaphragm that help in the breathing. When he contract airfill in the lungs, when diaphragm is relaxed, then it expand and force air out. Now we talk about the second important things that help in the breathing, intercostal muscles. Intercostal muscles are those muscles which found in between the ribs. Intercostal muscles are the three types. The outermost layer is called external intercostal muscle, second internal intercostal muscle, and third called innermost intercostal muscles. Our next important things that help in the breathing is abdominal muscles. Abdominal muscles are located between the ribs and the pelvis on the front of the body. The abdominal muscles support the trunk and allow the movement and hold the organ in place. There are four types of abdominal muscles. First is transversus abdominis, second is rectus abdominis, third is internal oblique muscle, and fourth is external oblique muscles. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि ब्रीथिंग के टाइम में क्या होता है। ब्रीथिंग के टाइम में थ्री थिंग्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डायफ्राम, हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स एज वेल एज हमारी एब्डोमिनल मसल्स, ये जो हैं इनके बिना ब्रीथिंग में पॉसिबल नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग कंपोज है टू प्रोसेस से, इंस्पायरेशन प्रोसेस से एज वेल एज एक्सपायरेशन प्रोसेस से। तो हमको चेक करना क्या है, अच्छा ये भी है कि इंस्पायरेशन प्रोसेस हो चाहे एक्सपायरेशन प्रोसेस, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोथ टाइम आवर डायफ्राम, our intercostal muscles as well as abdominal muscles play a very important role. Without these three things, breathing is impossible. Indirectly, in other sentence, we can easily say that inspiration and expiration without diaphragm, intercostal muscles as abdominal muscles does not occurs. Clear? आप क्लियर हो गया। अब हमको चेक करना क्या है कि ब्रीथिंग के टाइम में ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो कैसे है। ओके, और ब्रीथिंग के टाइम में डायफ्राम की क्या पोजीशन है, इंटरकॉस्टल मसल्स की क्या पोजीशन है, एज वेल एज एब्डोमिनल मसल्स की क्या पोजीशन है। तो चेक करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर ड्रा किया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, ये डोम शेप, ये डोम शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, ये क्या है हमारा डायफ्राम में, और ये हमारी क्या है, ये कैविटी है, ठीक है ना। ये थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी क्लियर हो गया, लंग्स है, ये आपका डायफ्राम हो गया। क्लियर, ओके। देखिए ब्रीथिंग के समय में, तो ब्रीथिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होगा, ये जो डोम शेप है, आप देखिए ये डोम शेप जो डायफ्राम है, ठीक है ना, वो क्या होती है अपनी मसल से अटैच होता है। इस मसल को स्पेशली हम डायफ्राम मसल, या इसका हम एक नेम देंगे पर्टिकुलर रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स, ओके। इसे हम फेरिक मसल्स भी कहते हैं। तो रेडियल मसल्स क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये जो मसल्स है ना, ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आप सोच सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं, तो ये पोजीशन क्या होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा तो ये पोजीशन क्या होगी, ऐसे होगी। ओके, क्लियर। तो क्या होगा, ये एक्सपैंड कर रही है, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है कि इसकी कैविटी जो थी वो इंक्रीज कर रही है। क्लियर। सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा, मैं उसको बाद में क्लियर करता हूँ। मैं पहले अपने इस वे से बताता हूँ। कहते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय में जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप होता है। ओके, जब डोम शेप होगा तो इससे जो अटैच मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जो थोरैसिक कैविटी थी, जो वॉल्यूम था, ठीक है ना, कैविटी का, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। सेकेंड आता है, सेकेंड इसमें आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। आपको मैंने अभी बताया कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं,
इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो मसल्स होती हैं जो रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। सपोज दैट ये हमारे रिब्स है, ये हमारा स्टर्नम हो गया, ठीक है ना। स्टर्नम ये मिड में जो सेंटर पे बोन्स होती है जिससे रिब्स अटैच होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो ये रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाएगी, सपोज दैट मैं रेड कलर से ऐसा इंडिकेट कर रहा हूँ, इट इज रेड इन कलर। ये कौन सी मसल? इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स 3 टाइप की होंगी, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एज वेल एज इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे देख लीजिए, ठीक है ना। मेरे पास 3 मार्कर हैं, ये सबसे आउटर रेड कलर, मिड में व्हाइट एंड लास्ट में ब्लू कलर। तो ये किस में है? रिब्स के बीच में है, ठीक है ना। ये रिब्स के बीच में इस तरीके से। तो सबसे आउटर है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, उसके नीचे उसके डाउनवर्ड ये कौन सा हो गया हमारा? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और ये सबसे लीस्ट है, सबसे लास्ट में है, तो इसे हम कहेंगे इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय में क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये क्या करेंगी? ये जो रिब्स के बीच में हमारी मसल्स हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इंस्पायरेशन, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हियर इन केस ऑफ इंस्पायरेशन, मैं क्लियर कर देता हूं कि इंस्पायरेशन के समय में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, नॉट इंटरनल, ओके, याद रखिएगा। कहते हैं कि इंस्पायरेशन के समय में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये सारी रिब्स होंगी, सारे रिब्स के बीच में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में जितनी भी मसल्स हैं वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और आउटवर्ड की तरफ आएंगे, जिससे क्या होगा? अगेन एंड अगेन थोड़ा सा कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? आप समझ सकते हैं। सपोज दैट ये हमारी रिब्स है, ओके, मैं ऐसे इसको, ये हमारी रिब्स है, ओके। रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स है? इंटरकॉस्टल मसल्स। बट एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय में कौन सी मसल वर्क कर रही है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसके बीच में, तो ऊपर की तरफ जाएगा और आउटवर्ड जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ और बाहर आउटवर्ड की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगी? थोड़ा ऐसी कैविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, वैल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा? इनहेलेशन मतलब एयर जो होगी वो इंटर कर सकेगी, ओके। लास्ट है एब्डोमिनल मसल्स। एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन आवर एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल, और जो एब्डोमिनल है उसको थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ जाती है। एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगे? देखिए इसको मैं आप क्लियर कर देता हूँ, आपको आ जाएगा वन टाइम में, जस्ट वेट। देखिए बहुत ही ईजी है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी हो गई, ये हमारा लंग्स हो गया, ओके। सपोज कीजिए ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर डायफ्राम हो गया। यहाँ पे जो कैविटी जनरेट कर रही है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। ये कौन सी कैविटी थी? थोरेसिक कैविटी। ये क्या था? डायफ्राम। क्लियर? इट इज अ डायफ्राम, इट इज अ थोरेसिक कैविटी, इट इज अ एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स करेंगी। जो वो सारी चीज रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट क्या होगा? डाउनवर्ड की तरफ होगा, जिससे क्या होगा? ये एक्सपैंड कर सकेगी। ये क्या होगी? और एक्सपैंड कर सकेगी। आई रिपीट एंड अगेन। हम लोगों ने देखा कि जब इंस्पायरेशन हो रहा था तो डायफ्राम फ्लैट हो चुका था, क्योंकि डायफ्राम से रिलेटेड जो अटैच मसल्स थी, रेडियल मसल्स थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो ये क्या हुआ था? ये फ्लैट हो गया था। क्लियर हो गया? जिससे क्या हुआ? इसका जो वैल्यूम था थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज कर गया। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और स्टर्नम को आउटवर्ड की तरफ ले आ रही थी, जिससे क्या होता है? यहाँ पे कैविटी और भी इंक्रीज कर गई। थर्ड क्या था? कहते हैं एब्डोमिनल मसल्स जो थी, in case of inspiration abdominal muscles play passive role, okay, not active role। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं? रिलैक्स थी। तो यहाँ पे रिलैक्स थी, यहाँ का जितना भी कंटेंट है
वो डाउनवर्ड की तरफ है, जिससे इनको एक्सपैंड होने में हेल्प हो रही है। ओके, दैट इज इंस्पायरेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली व्हाट विल बी हैपन इन केस ऑफ इंस्पायरेशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डायफ्राम, abdominal muscles and intercostal muscles. It means external intercostal muscles in case of inspiration. Just opposite happen in case of expiration. What will be happen? Check करते हैं। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। आप जानते हैं जब हम क्या करते हैं अपने लंग्स से फाउल एयर को क्या करते हैं, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ठीक है, दैट प्रोसेस नोन एज द एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के समय में क्या होगा, जो अभी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा कि डायफ्राम क्या होगा, अब अगेन ये जो मसल्स थी वो क्या करेंगे, लूज हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, डोम शेप अगेन हो जाएगा। क्लियर है? जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी जिसकी वजह से रिब्स अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे थे, स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा था, अब यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने इसको दोबारा पोजीशन पर लाएंगे, जिससे क्या होगा, स्टर्नम हमारा इनवर्ड की तरफ जाएगा और थोरेसिक कैविटी का वैल्यूम क्या होगा, डाउन हो जाएगा, मींस डिक्रीज कर जाएगा। ओके, एंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स जो थी, स्पेशली इन केस ऑफ टू मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स वी नो दैट अबाउट द 4 टाइप्स। एब्डोमिनल मसल क्या थी, 4 टाइप्स की थी, हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल and internal oblique muscles, rectus abdominal muscle as well as आपकी एक और थी rectus थी, मैं मार्क कर गया, यस, ट्रांसवर्स मसल्स थी। तो एब्डोमिनल मसल्स की हम बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स 4 टाइप्स की थी, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, रेक्टस मसल्स एंड ट्रांसवर्स मसल्स, ये 4 मसल्स थी। तो इनमें से जो है स्पेशली जो रोल होता है, कौन प्ले करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक, यही मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। बट यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपायरेशन पढ़ रहे हैं, तो एक्सपायरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा है आउट ऑफ 4 से, वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन। क्लियर हो गया? तो एब्डोमेन ये क्या करती है, अभी यहाँ पे रिलैक्स कर रही थी एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन के समय क्या कर रही थी, ये मसल्स रिलैक्स कर रही थी, बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का कंटेंट क्या कॉम्प्रेस होगा, दबेगा, मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल एब्डोमिनल कैविटी में हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्रेस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब ये जो डोम शेप था ये कंटेंट अपवर्ड की तरफ जाएंगे। एब्डोमिनल कैविटी में जो भी कंटेंट है हमारे एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अपवर्ड जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये हमारी थोरैसिक कैविटी है, जब एब्डोमिनल मसल्स की कंटेंट क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे, तो ये क्या होगा, वैल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, फाउल एयर जो होती है वो हमारी एक्सपेल आउट हो जाएगी, बाहर कर दी जाएगी, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एग्जैक्टली होता क्या है। ये तो हम लोगों ने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कंटेंट को देखे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है आपके इसके लिए, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके इसकी नोट्स क्लियर कर लीजिएगा और व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे इस कंटेंट से क्लियर होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इट इज अ प्रोसेस इन विच द फ्रेश एयर एंटर्स द लंग्स। इट इज एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, हम फ्रेश एयर को इंटर करते हैं लंग्स में। डायफ्राम क्या पोजीशन होगी, कहते हैं बिकम फ्लैट, गेट लोअर्ड, क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, लोअर्ड हो जाता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल। ये इट्स मसल मतलब इसकी जो मसल थी, एक्चुअली मैंने नेम में आपको बताया वो कौन सी मसल है, रेडियल मसल। ओके, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्लियर हो गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड पुल द रिब्स को क्या करती है, खींचती है, एंड स्टर्नम आउटवर्ड, और ये स्टर्नम को बाहर कर देगा। ठीक है ना, एब्डोमिनल मसल इट रिलैक्स एंड अलाउ द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल। लास्ट है आपका एक्सपायरेशन में क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द फॉल एयर एक्सपेल आउट। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फॉल एयर को बाहर कर देते हैं। डायफ्राम की क्या पोजीशन होता है, कॉन्वेक्स हो जाता है, ये फ्लैट था ना तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर,
बाय द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो इसकी मसल्स थी वो क्या करती हैं, जो फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट की थी वो रिलैक्स करेंगी। आपको एक बार मैं यहाँ पे आउट करता हूँ, ये आपका डायफ्राग्म है, ठीक है, ये मसल्स हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पोजीशन जो इस तरीके से वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये डोम शेप बन रहा है, ये मेरा हाइट देख के रहिएगा, ये देखिए डोम शेप, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। ओके, तो लास्ट टाइम एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये मसल्स लूज हो जाती है, मतलब रिलैक्स करती है, रिलैक्स करेगी तो ये दोबारा डोम शेप हो जाएगा। ओके, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पुल द रिब्स डाउनवर्ड्स, जो ये रिब्स के बीच में इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो रिब्स जो ऊपर की तरफ गई थी वो डाउनवर्ड की तरफ आएगी, ठीक है। एंड डिक्रीज थोरेसिक कैविटी साइज, और थोरेसिक कैविटी की साइज डिक्रीज हो जाएगी। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कंप्रेस करती है एब्डोमिनल एंड पुशेस इट कंटेंट, यहाँ की जो भी कंटेंट है वो क्या करती है, पुश करती है टुवर्ड्स द डायफ्राम, डायफ्राम की तरफ से, जिसकी वजह से इसकी कैविटी जो होती है थोरेसिक कैविटी की साइज डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे हाउ टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, एक्सचेंज कैसे होती है गैसेस लंग्स में। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा फिगर के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये इट इज द एल्वियोलाई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से बॉडी में, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है फिगर को। अगर आप इस फिगर को क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो नथिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर एग्जाम में ड्रा करना होगा। इन फ्यूचर अगर आता है तो आप एक्सप्लेन भी उसको बेटर एंड बेटर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बस फिगर पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये मैंने बनाई है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ये आर्टरीज है, ठीक है, ये रिटर्न टू द हार्ट, ये लिखा हुआ, मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है रेड कलर यूज किया मैंने तो आपको विजिबल ना हो प्रॉपर्ली। रिटर्न टू द हार्ट, पंप टू द बॉडी टिश्यू, ओके, ये भी एट्रियल लिखा है, यहाँ पे भी एट्रियल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनका यूज नहीं है, इनको इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स दिख रही होंगी, ये फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल कंबाइन करेंगे तो ये टिश्यू बन जाएगा, और अनदर बाय सिंगल वे में लेंगे तो ये बॉडी सेल्स हो जाएगी। यहाँ पे भी कुछ मेंशन मैंने किया है, PO2 95, PO2 40, PCO2 40, PCO2 45, ओके, यहाँ पे PCO2 45, PO2 40, ओके, रिटर्न टू द हार्ट, ये वेन्स है, वेनस, ओके, वेन से वेनस है, ठीक है, तो रिटर्न टू द हार्ट, pump to the lungs, return to the, okay, pump to the lungs, okay, venous deoxygenated blood, PCO2 45, PO2 40, PCO2 40 mmHg, PO2 100 mmHg। ये एक्चुअल मैंने आपको फिगर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं कैसे कोई गैस एक्सचेंज होती है, स्पेशली हमको देखना है O2 को एंड CO2 को। देखिए एटमॉस्फेरिक एयर जो इंटर कर रही है वहां पे जो एल्वियोलाई होती है, आई होप आपको एल्वियोलाई क्लियर होगी, इट इज अ रेस्पिरेटरी यूनिट्स, मींस इट इज अ, जब भी हम बात करते हैं यूनिट्स की तो रेस्पिरेशन की यूनिट जो होती है, लंग्स की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, एल्वियोलाई आती है। तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई में जो PO2 होता है वो 100 mmHg होता है, क्या होता है, PO2 100 mmHg। समस्या, PO2 क्या है, इट इज अ पार्शियल प्रेशर, P रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर कितना है 100 mmHg। थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर को और क्लियर करता हूँ। The gas which exert the individual pressure on the alveoli wall is known as partial pressure of that gases, means suppose that it is the alveoli, देखिए alveoli की क्या हुई, वॉल हुई, ओके, इस पे O2 क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है ना, ये O2 इस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो कितना एक्सर्ट करती है, तो यहाँ पे 100 mm है, ठीक है ना, आप जानते हैं प्रेशर को हम यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं mmHg में, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ, 100 mmHg। अगर CO2 होती, CO2 इस पर प्रेशर एक्सर्ट करती, सपोज दैट वो 40 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 40। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, partial pressure are those pressure which is exerted by the gas on the wall of alveoli, और वॉल ऑफ एल्वियोलाई या ब्लड वेसल्स की हो सकती है, कैपिलरीज या आर्टरीज पे भी जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो भी पार्शियल प्रेशर ही कहलाएगा, ओके। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई तो 100 mmHg, ओके, ये क्या आर्टरीज है, ओके,
तो आप जानते ही हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई कवर अप होती है, किससे कवर अप होती है? कैपिलरीज से कवर होती है, ठीक है ना। जो एल्वियोलाई होगी, एल्वियोलाई के ऊपर क्या होगी? कैपिलरीज। क्यों होगी? क्योंकि जो गैसेस आ रही है वो डिफ्यूज होंगी। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप ले चलता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, आपने इनहेलेशन किया है, इनहेलेशन किया तो सारी गैसेस क्या हुई? ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से फाइनली कहाँ आ गई थी? एल्वियोलाई में आई थी। तो एल्वियोलाई में गैस आ गई है, तो अब ये ब्लड में कैसे जाएगी? ये कैपिलरीज लगी होगी, इसके ऊपर अटैच होगी, तो ये इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है? तो यहाँ पे जो कैपिलरीज है, ठीक है ना, कैपिलरीज मतलब स्पेशली आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड वेसल, सॉरी ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कौन सी? आर्टरी है। तो आर्टरी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर इज 95। कहाँ पे? आर्टरी में। एल्वियोलाई में कितना है? 100। यहाँ पे कितना है? 95। तो डेफिनेटली आप जानते हैं द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 95 है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन मूव कर जाएगी। ओके, ये कहाँ पे आ गई? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो 95 है वो आर्टरीज में है। आर्टरीज से वो सारा ब्लड किसमें जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। हार्ट से हार्ट क्या करेगा? उस ब्लड को पंप करेगा। जब पंप करेगा तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? बॉडी में, टिश्यू में, बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, इस सिनेरियो को मैं थोड़ा सा और भी इजी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि आपने अभी सर्कुलेशन नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूँ सर्कुलेशन का पूरा। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। सपोज दैट इट इज द लंग्स। ओके, लंग्स हो गया, ये आपकी पूरी बॉडी हो गई, ये बॉडी का अपर पार्ट हो गया, इट इज अ बॉडी लोअर पार्ट। ओके, मेरे वर्ड पे फोकस कीजिएगा तो आई थिंक आपको इट इज योर हार्ट। ये आपका हार्ट हो गया। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है, ठीक है ना। चैम्बर का नाम होगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? तो इसको मैं आपको सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगा, बस आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये देखिए, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करेंगे तो सारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सब लंग से होते हुए इस हार्ट पे आएगा, हार्ट के इस चैम्बर पे। ये राइट है तो ये लेफ्ट ऑरिकल है। क्या है? मैं लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। ऑरिकल, ओके, ये राइट ऑरिकल है। ओके, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आई थिंक आपको क्लियर होगा, विजिबल होगा। तो आपको बस ज़्यादा नहीं इसको देखना है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो आपने देखा कि हमने इनहेलेशन किया, इनहेलेशन किया तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला आया है? इस हार्ट में आया है। मुझे ये टेंशन है कि हार्ट में आया है, ठीक है, ये बताना है। ये इस हार्ट से किस, वैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इस चैम्बर में आया, लेफ्ट वाले चैम्बर में आया, लेफ्ट चैम्बर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है O2 वाला, कहाँ जाएगा? बॉडी के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में चला गया। यहाँ पे बॉडी के अपर पार्ट लोअर पार्ट में गया, तो मतलब टिश्यू में गया होगा, ऑर्गन्स में गए होंगे, सेल्स में गए होंगे। तो सेल्स में फाइनली जब पहुंचा होगा ऑक्सीजन, तो वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट हुआ होगा, तो CO2 रिलीज हुई होगी। तो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड यहाँ से कैरी किया गया होगा बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट से, और वो आता है इस चैम्बर में, राइट ऑरिकल में। फिर यहाँ से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से दोबारा इस लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, किसके लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। मतलब मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। लंग्स इनहेलेशन किया, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, लंग्स से आर्टरी से होते हुए कहाँ गया? लंग्स, हार्ट में गया, हार्ट से वो ब्लड कहाँ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया इसने, बॉडी में गया है। ओके, फिर बॉडी में यूटिलाइजेशन हुआ ऑक्सीजन का, यूटिलाइजेशन के बाद CO2 रिलीज हुई। CO2 कहाँ आया? राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से होता हुआ ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर पंप कर दिया जाता है किसमें? लंग्स में। अब इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, देखिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वीडियो तो बनाते बनाते मेरे पसीने छूट जा रहे हैं। ओके, चेक करते हैं अगेन, देखते हैं। तो अब आप इस पे आइए, तो ये आपको क्या दिख रहा है? एल्वेलाई। एल्वेलाई मतलब लंग्स, श्योर।
तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 100 mmHg, 100 mmHg है। और इस आर्टरीज में क्या है, ये जो ब्लड वेसल जा रही है ना आर्टरीज की, ये भी आर्टरीज को रिटर्न बता रहा है। तो यहाँ पे कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, हियर इज 100, हियर इज 95। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें समझते हैं। लंग्स में एल्वेलाई प्रेशर यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन का 100 mmHg, 100, यहाँ पे कितना है 95, तो 100 से 95 की तरफ क्या होगा मूव करेगा। फिर ये ब्लड कहाँ आ गया, रिटर्न टू द हार्ट, ये रिटर्न टू द हार्ट, ये देखिए यहाँ से कहाँ है हार्ट में आएगा, तो ये मैंने लिखा रिटर्न टू द हार्ट। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करेगा तो पंप टू द बॉडी टिश्यू, पंप हुआ है यहाँ पे, पंप होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड कहाँ जा रहा है बॉडी के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, लोअर पार्ट अपर पार्ट का मीनिंग क्या हुआ, मतलब फाइनली बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट के टिश्यू में गया है, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। देखिएगा तो कहते हैं जब ये बॉडी टिश्यू सेल्स में गया है तो इस यहाँ पे आप देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 है, आपने यहाँ देखा था, ओके। तो ये अभी यहाँ पे मेंटेन हुआ है, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है और यहाँ पे भी जो आर्टरीज है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है। एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 एंड इट इज ऑलवेज आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 40 है, हो गया। चलिए ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई। अब आप देखिए ये लिखा मैंने टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू है, टिश्यू की ये सेल्स है, तो टिश्यू सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 है और यहाँ पे कितना है 95 है, तो डेफिनेटली मूवमेंट इधर की तरफ होगा 95 टू 40 में हुआ, तो यहाँ पे सेल्स के पास ऑक्सीजन आ चुकी है। अब ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन होगा, ओके, यूटिलाइजेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। देखिए ये वेन का पार्ट है, ओके, ये वेन है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, कहाँ पे बॉडी सेल्स में, कहाँ पे बॉडी सेल्स में, और यहाँ पे कितना है 40 है, तो डेफिनेटली मूवमेंट किधर होगा 45 से 40 की तरफ होगा। तो मतलब क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ, आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड, ओके, वेन में कैसा होता है डीऑक्सीजनेटेड, क्लियर हो गया। आर्टरी में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन में क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक हार्ट में एक्सेप्शन पाया जाता है, मैं जब सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें इसका अपोजिट हो जाता है, वहां पे एक्सेप्शन है, क्लियर करते हैं फिर से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg in case of the body cells and in case of the artery the partial pressure of the carbon dioxide is 40, so 45 move to 40, high concentration to lower concentration। तो वेन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो चुका है 40 है, और ऑक्सीजन कितना है, देखिए वेन में अलग होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखिए मैं बताता हूँ, ये आर्टरी है, ठीक है ना, मैं इसको आर्टरी कर देता हूँ, ये वेन है, आर्टरी में ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर होगा और CO2 का भी होगा, तो यहाँ पे भी O2 होगी, यहाँ पे भी CO2 का, तो यहाँ का भी पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ का भी पार्शियल प्रेशर होगा, ओके। तो यहाँ पे अब क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 है। अब ये यहाँ पे आ चुका था, ठीक है ना, आपने देख लिया है, यहाँ पे है बॉडी के पास से ये ब्लड क्या हुआ यूटिलाइज हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, फिर ये हार्ट में गया है, हार्ट क्या करेगा इसको पंप करेगा तो कहाँ जाएगा लंग्स में। आप इधर देखिए रिटर्न टू द हार्ट, यहाँ से क्या होगा रिटर्न टू हार्ट, हार्ट पंप टू लंग्स, फिर हार्ट से क्या होगा पंप किया जाएगा लंग्स में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 मूव कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 45 मूव कर रहा है, पहले हार्ट पे गया, हार्ट ने पंप किया, पंप करने के बाद कहाँ गया लंग्स में गया, लंग्स में गया तो फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आए तो आपने देखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वेलाई, इन एल्वेलाई ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो 100 था और PCO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का था 40, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45, इधर कितना है 40,
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, तो डिफ्यूज हो जाएगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और हम क्या करेंगे, एक्सहेल कर देंगे, एक्सहेलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी। ओके, और आप देख रहे होंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, यहाँ पे 100 है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी से रिलेटेड, इसी वीडियो का, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड में वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो कैसे, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिए। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हेडिंग हो जाएगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ब्लड। ओके, हम लोगों ने सारी चीजें इससे पहले फिर डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम फाइनली क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है गैसेस का हमारे ब्लड में। एक्चुअली हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा, मैकेनिज्म देखा था कि कैसे एल्वियोलाई से ब्लड, सॉरी एल्वियोलाई से गैसेस ब्लड कैपिलरीज में आ रही थी, मींस आर्टरीज, सॉरी ब्लड वेसल्स में आ रही थी, आर्टरीज में और वेन्स में आ रही थी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, कैसे गैसेस इंटर कर रही थी, कैसे एक्सेल आउट कर रहे थे। बट अब फाइनली हमको देखना क्या है इस टॉपिक में, कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस फॉर्मेट के थ्रू हो रहा है, कितने कितने परसेंटेज में किस किस वे से हो रहा है, उसको चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी इस फिगर के बारे में काफी कुछ आइडियाज है जो मैंने अभी इससे पहले आपको डिस्कस किया था। तो देखिए, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 पॉइंट्स में हो रहा है, ठीक है ना, मतलब 2 वेज में हो रहा है। एक क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा 3% ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें आर्टरीज है ना, आर्टरीज में क्या होगा, ब्लड होगा, तो 3% ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में। वो डायरेक्टली आप देखिए इस एरो को देखिए, 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हुए कहाँ पे आएंगे, रिटर्न टू द हार्ट, हार्ट के पास आएंगे, जैसे अभी इससे पहले मैंने फिगर में डिफाइन किया था, लंग्स से हार्ट पे गया था, तो रिटर्न टू द हार्ट, हार्ट के पास जाएंगे, हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा, वो 3% ऑक्सीजन हार्ट ने जो पंप की थी वो कहाँ चली जाएगी, बॉडी के पास जाएगी। मैंने फिगर में लास्ट टाइम दिखाया था बॉडी के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट पे। ओके, तो वहां पे पंप टू द बॉडी टिश्यू, बॉडी के अपर पार्ट लोअर पार्ट पे जाएगी, बॉडी के अपर पार्ट लोअर पार्ट से बॉडी टिश्यू में जाएगी। जब बॉडी टिश्यू में जाती है वो 3% ऑक्सीजन थी, वो डिसॉल्व फॉर्म में थी, वो क्या होगी, ये डिसॉल्व 3% ऑक्सीजन डायरेक्टली कहाँ आ जाएगी, ये क्या है, टिश्यू है, ये टिश्यू थी ना, तो ये क्या हो जाएगी, टिश्यू सेल्स हो जाएगी, या हम इसको कह सकते हैं बॉडी सेल्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में, सॉरी अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था बॉडी सेल। तो मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से ट्रांसपोर्ट हो रही थी 100% ऑक्सीजन, उस 100% ऑक्सीजन में से 3% ऑक्सीजन जो थी वो ब्लड में डिसॉल्व है, ठीक है ना, और वो डायरेक्टली क्या होती है, इस तरीके से मूव करते हुए हार्ट पे आएगी, हार्ट से पंप होगी, पंप टू द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से इस बॉडी सेल में डिफ्यूज हो जाएगी, ओके, पहुंच जाएगी। अब क्या कंडीशन है, 97% ऑक्सीजन बची हुई है, 97% ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से आर्टरीज में एंटर की थी, ठीक है ना, तो ब्लड में एंटर की थी, मींस तो ब्लड में क्या है, हमारे पास आरबीसी है, ठीक है, ब्लड में क्या है हमारे पास, ये इट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज रिप्रेजेंट द आरबीसी, और आरबीसी के पास क्या है, एचबी, हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप देखेंगे HbO2 का फॉर्मेशन कर रही है, तो ये HbO2 है क्या एक्चुअल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ओके। तो मींस हम कह सकते हैं 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा है, वो आरबीसी वही ब्लड के साथ रिलेटेड टू द हार्ट, हार्ट टू द हार्ट से कहां जाएगी, पंप टू द बॉडी टिश्यू, फिर ये आरबीसी में, इस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, वो डिसोसिएट हो जाएगा अगेन एचबी के फॉर्म में एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये जो ऑक्सीजन थी 97% वो डायरेक्टली फिर कहां चली जाएगी, इस बॉडी सेल के पास, हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन था 2 वेज से हो रहा था, एक 3% डायरेक्टली डिसॉल्व इन द
ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में हो रहा था, और जो 97% था वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा था। ठीक है ना। कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ, इस आरबीसी के पास Hb था, Hb के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हुई, अटैच होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन की, और फाइनली आपने देखा बॉडी सेल्स के पास रिटर्न हो गई, मींस यहाँ तक रीच कर गई। और इस बॉडी सेल ने इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया। यूटिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। वो CO2 आप देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ 2 वेज से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, एज लाइक हियर, यहाँ पे भी उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, बट इन 3 वेज, 3 वेज होंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, कैसे देखिए, कहते हैं 7%, 23% एंड 70%। 7% जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हुई थी, ठीक है ना, और उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, एज लाइक यहाँ पे 7% कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व फॉर्म में होगा। ओके, सेम पे है, रिटर्न टू द हार्ट, रिटर्न टू द पंप, टू द लंग्स। आप इसको समझ रहे होंगे, वो जो अभी लास्ट टाइम मैंने क्लियर बनाया था उससे आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या होता है, आपने देखा 7% ऑक्सीजन CO2 डिसॉल्व हो गए एल्वियोलाई में। ठीक है ना, मतलब रिटर्न हो गए 7% कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ऑक्सीजन बोल दिया, बट मैं रिपीट करता हूँ, 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी और उसी के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई तक हो जाएगा। 23% जो है, 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो Hb के साथ अटैच होगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी। HbCO2 को हम करते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस आरबी के साथ अटैच होगी, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इसका सेम पाथवे से होगा, बट यहाँ पे जब होती है एल्वियोलाई के पास जब पहुँचता है ब्लड हमारा लंग्स के थ्रू होते हुए, तो ये HbCO2 डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Hb में और CO2 में, और CO2 23% ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ये थिन एल्वियोलाई है, थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही फाइन थिन मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ इजी है डिफ्यूजर प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, अब बचती है हमारे पास 70%। 70% क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करके आप देखेंगे यहाँ पे फाइनली H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है SCO3, ठीक है ना, और SCO3 मतलब ये भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही क्या होगा, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पूरा सिनेरियो, ठीक है ना, कैसे एक्सचेंज होती है गैसेस, और गैसेस जो एक्सचेंज हुई तो कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ हमारे ब्लड स्ट्रीम में। इस तरीके से फाइनली ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट please comment on my channels, and if you like the video please subscribe my channel, and then please press the bell icon for the further videos which is useful for you. Okay, thank you.